नमस्कार। स्वागत है आपका एबी एकेडमी दुमका में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे मानव के पाचन तंत्र के बारे में। सबसे पहले तो हम लोग ये जानेंगे, जब भी हम लोग कोई भोजन करते हैं, हमारे भोजन करने के बाद वो हमारी क्या होती है, ग्लूकोज में, एमिनो अम्ल में, फैटी एसिड में ये टूटती है। तो ठीक है, हमारे भोजन का पोषक तत्वों के रूप में टूटना या एनर्जी के रूप में टूटना पाचन कहलाता है। खाने में हम लोग बहुत सारी चीज़ों को लेते हैं, अनाज लेते हैं, दाल लेते हैं, फ्रूट्स लेते हैं, नट्स लेते हैं। तो सारी चीज़ जो है आगे चल के क्या होती है, टूटती है। किस में टूटती है? तो हम जो भोजन करते हैं उस भोजन में टूटती है। ये किस में टूटती है? भोजन में टूटती है। तो ये जो हमारी भोजन में टूटती है, इसका सबसे मुख्य कारण क्या है? हम जो खाना खाते हैं ना, हमारे शरीर के ताकत जरूरी होता है, और वो ताकत हमें खाने से मिलता है। और वो खाना आपके किस में टूटता है? अधिकतर खाना आपके ग्लूकोज में टूटता है। अधिकतर खाना क्या होता है? ग्लूकोज में टूटता है। आगे उसका चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इस बात को देखेंगे कि आपका जो पाचन तंत्र है, मनुष्य का पाचन कहाँ से शुरू होती है? तो मनुष्य का पाचन मुख से शुरू होती है। मुख से। कहाँ से शुरू होती है? मुख से शुरू होती है। मुख दिख रही है ना? मनुष्य का पाचन मुख से शुरू होती है। यहाँ तो ठीक है। और मुंह के बाद आपके कौन कौन से पार्ट्स हैं? तो मुंह के बाद अगर आप आगे बढ़ते हैं तो आपको यकृत दिखता है। यकृत के बाद आपका दिखता है आमाशय। आमाशय के बाद दिखता है आपका पित्ताशय। पित्ताशय के बाद दिखता है आपका छोटी आंत, ये बड़ी आंत, और यहाँ है आपका अग्नाशय। ठीक है। और फिर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे हमारा गुदा होता है। गुर्दा इसको बोलते हैं, जिससे हमारी एक्सक्रीटरी सिस्टम है, जिससे हमारे शरीर से अपशिष्ट पदार्थ निकल जाती है। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे कि मनुष्य का पाचन शुरू कहाँ से होता है, तो मनुष्य का पाचन शुरू होता है मुख से। कहाँ से शुरू होती है? तो मुख से शुरू होती है मनुष्य का पाचन। ठीक है ना? तो मनुष्य का पाचन मुख से शुरू होती है और ख़त्म कहाँ पे होती है? तो आपका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, गुदा में जाके ख़त्म हो जाती है। तो सबसे हम कहेंगे कि जब हम किसी भी खाना को खाते हैं, चबाते हैं, किसी भी खाने को हम जब मुंह में डालते हैं, मुंह में डालने के साथ वो खाना क्या होता है, हमारे शरीर में उसका पाचन शुरू हो जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि मनुष्य का जो पाचन है कहाँ शुरू होती है? तो मनुष्य का पाचन मुख से शुरू होती है। मुंह से किस चीज़ का पाचन शुरू होता है? मुख से आपका कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू होती है। किसकी पाचन शुरू होती है? तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू होती है। क्यों शुरू होती है? तो आपके जो मुंह में लार होता है, जब आप किसी चीज़ को चबाते हैं, जब आप चबाते हैं तो चबाने के क्रम में आपके मुंह में लार होती है, और वो लार क्या करते हैं? लार में टाइलिन नामक एंजाइम होती है। कौन सी एंजाइम होती है लार में? तो टॉयलिन नामक एंजाइम होती है। और टॉयलिन नामक एंजाइम जो है वो क्या करती है? आपके जो खाने में स्टार्च है, मंड है, बसा है, मंड है, स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट जिसको बोलते हैं ना, आपके जो खाने में स्टार्च है, मंड है, कार्बोहाइड्रेट को किस में तोड़ता है? तो माल्टोज में तोड़ देता है। कौन सी? टॉयलिन नामक एंजाइम। ठीक है। इसीलिए हम कहते हैं कि मुंह में कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू होती है। अब मनुष्य का पाचन मुख से शुरू होती है। ठीक है ना? हमारे मुख से थोड़ा सा आगे यहाँ गले के भाग में पेरिटोड ग्लैंड होती है। क्या होता है? पेरिटोड ग्लैंड होती है। और जब उस पेरिटोड ग्लैंड में सूजन आ जाती है, पेरिटोड ग्लैंड में क्या होती है? सूजन आ जाती है ना? तो पेरिटोड ग्लैंड में सूजन आ जाने के कारण वो फूल जाता है, जिसको हम लोग क्या, कौन सी बीमारी कहते हैं? तो गलसोद या मम्स बीमारी कहते हैं। गलसोद या मम्स कहते हैं, MUMPS, मम्स।
और आपसे पूछे मम्स जो गलसोद है वो किस वायरस की वजह से होता है, तो मम्स वायरस, ठीक है। और आपके शरीर में जो पेरिटोड ग्लैंड है वही सरीसृपों में क्या हो जाता है, तो वही सरीसृपों में विष ग्रंथि बन जाता है, वो सरीसृपों में क्या हो जाता है, विष ग्रंथि बन जाता है, ठीक है। मनुष्य में 3 जोड़ी लार ग्रंथि होती है। मनुष्य में कितनी जोड़ी लार ग्रंथि होती है, तो 3 जोड़ी लार ग्रंथि होती है, ठीक है। अब मुंह में आपका पाचन शुरू होने के बाद वो कहाँ पहुँचती है, तो वो आपका पहुँचती है आमाशय में, स्टोमक में। कहाँ पहुँचती है, आमाशय में, स्टोमक जिसको बोलते हैं, है ना। कहाँ पे पहुँचते हैं, अब आपको दिखाते हैं, चलिए ध्यान दीजिए। दिख रही है ना, भोजन आपके इस पाइप से होते हुए मुंह से जो आपका भोजन पाचन शुरू हुआ वहाँ से यहाँ पे आ जाती है। अब आमाशय में आने के बाद क्या होता है, वहाँ से आमाशय से रस निकलती है। आमाशय से आपका क्या क्या निकलती है, तो पाचक रस निकलती है ना। कौन सी अम्ल निकलती है, अगर आपसे पूछे आमाशय में कौन सी अम्ल निकलती है, तो आमाशय से आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलती है। कौन सी अम्ल निकलती है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलती है, HCl, ठीक है। कितनी निकल आपके आमाशय से, स्टोमक से कितनी पाचक रस निकलती है, तो 1.5 से 2 लीटर पाचक रस आपके दिन भर में निकलती है, ठीक है। आप जब भोजन करते हैं, भोजन करने के बाद चबाने के बाद जो आपके शरीर में आती है वो लगभग 4 घंटे आपके स्टोमक में, आमाशय में रहती है खाना। इसके बाद वो उसका पाचन, वहीं पे उसका पाचन होती है ना। वहीं पे उसका पाचन होती है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों को। आपका जो आमाशय से जो जूस निकलती है, आमाशय का जो पीएच मान है, पीएच वैल्यू कितनी होती है, तो आमाशय का जो पीएच वैल्यू है वो 1.5 से 2.5 के बीच होती है। 1.5 से 2.5 के बीच होती है, ठीक है। आपके आमाशय में किस किस का कंजप्शन होते है, तो पेप्सिन एंजाइम कंजप्शन होती है और रेनिन का, पेप्सिन और रेनिन एंजाइम का क्या होता है, कंजप्शन होती है, ठीक है। पेप्सिन एंजाइम क्या करता है, तो प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है। पेप्सिन एंजाइम जो है प्रोटीन को किस में बदलता है, पेप्टोन में बदलता है। प्रोटीन को किस में बदल देता है, पेप्टोन में बदलता है। तो हमने क्या कहा, हमने कहा कि पेप्सिन एंजाइम जो है, तो पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन का पाचन करती है। पेप्सिन किसका पाचन करती है, प्रोटीन का। तो प्रोटीन को किस में बदल देता है, तो पेप्टोन्स में बदल देता है, ठीक है। अब आ जाता है मेरा आगे रेनिन। रेनिन जो है वो दूध के पाचन में सहायक है। रेनिन क्या है, दूध के पाचन में सहायक है, ठीक है। दूध का जो सफ़ेद रंग है वो किसके वजह से होती है, तो कैसिन के वजह से होती है। दूध का सफ़ेद रंग किसके वजह से होती है, कैसिन की वजह से होती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और दूध का जो हल्का पीलापन है, दूध हल्का पीला दिखता है ना, तो दूध का जो हल्का हल्का पीलापन है वो कैरोटीन की वजह से होती है। किसकी वजह से होती है, कैरोटीन की वजह से होती है ना, ठीक है ना। अब आगे आ जाती है आपकी छोटी आंत। आगे क्या आ जाती है आपकी, छोटी आंत, ठीक है। तो छोटी आंत जो होती है वो 6 से 8 मीटर लंबी होती है। छोटी आंत कितनी लंबी होती है, 6 से 8 मीटर लंबी होती है, ठीक है। तो आपका आमाशय में पाचन क्रिया संपन्न होने के बाद, आमाशय में पाचन क्रिया संपन्न होने के बाद भोजन आपका छोटी आंत में पहुंचती है, जहां भोजन का पाचन अवशोषण की क्रिया की जाती है। भोजन का पाचन और अवशोषण की क्रिया की जाती है। मतलब आपका 90% का पाचन जो है वो कहाँ पे हो जाती है, तो वो छोटी आंत में हो जाती है। 90% पाचन जो आपके भोजन का पाचन कहाँ पे हो जाती है, छोटी आंत में हो जाती है, ठीक है। अगर कोई दिक्कत नहीं है। आपका जो शरीर में संपूर्ण आहार नाल है, तो संपूर्ण आहार नाल की लंबाई लगभग 10 मीटर होती है। संपूर्ण आहार नाल की लंबाई कितनी होती है, 10 मीटर होती है। जबकि छोटी आंत की जो लंबाई है वो 6 से 8 मीटर होती है। छोटी आंत की लंबाई 6 से
8 मीटर होती है। ठीक है, ठीक है ना। अब बात रही यहाँ पे कि आपकी जो छोटी आंत है उसको 3 भागों में बांटा जाता है। छोटी आंत को कितने भागों में बांटा जाता है? 3 भागों। आपके जो छोटी आंत है ना, ये छोटी आंत, इसको 3 भागों में बांटा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग का आता है ड्यूडेनम। ये ड्यूडेनम क्या होता है? तो ड्यूडेनम जो है ये आमाशय के बाद यू लाइक की संरचना होती है। आमाशय के बाद यू लाइक की संरचना होती है, जिसमें यकृत यानी लीवर तथा अग्नाशय खुलते हैं। यकृत, अग्नाशय, लीवर और अग्नाशय, पैनक्रियाज आपका क्या होते हैं? खुलते हैं। उसके द्वारा द्रव स्रावित होता है। यह द्रव एंजाइम को सक्रिय करते हैं। उसके द्वारा क्या करते हैं? एक द्रव स्रावित होती है जो एंजाइम को सक्रिय करते हैं। मतलब ये जो भाग है यू लाइक, यू शेप का जो भाग है, इसको बोलते हैं ड्यूडेनम, है ना, इसको बोलते हैं ड्यूडेनम। यहाँ पे लीवर से ये चीज़ आती है यहाँ, और पैनक्रिया जो अग्नाशय है वो भी खुलती है यहीं पे। यहाँ से एक स्राव निकलती है जो एंजाइम को क्या कहते हैं? सक्रिय करती है। तो इस जो यू शेप का भाग है, इस यू शेप के भाग को क्या कहते हैं? देख पा रहे हैं, मेरा कर्सर आपको दिख रही होगी। यू शेप का जो भाग है इसको ड्यूडेनम बोलते हैं। ठीक है, और ड्यूडेनम के जो नीचे का भाग है, ड्यूडेनम का आगे वाला जो भाग है, ड्यूडेनम यू लाइक का शेप है, इससे आगे का जो भाग है इसको बोला जाता है जेजुनम। इसको क्या बोला जाता है? जेजुनम। ठीक है, यू आकार का आपका ड्यूडेनम के बाद जो यू आकार का भाग है उसके आगे के भाग को बोलते हैं जेजुनम। ठीक है, जेजुनम कहलाता है जो भोजन को छोटी आंत के निचले वाले हिस्से में पहुंचाने का कार्य है। जो भोजन को छोटी आंत के निचले वाले हिस्से में पहुंचाने का कार्य करता है। ठीक है, इसके आगे का भाग जो अंतिम छोर जो नीचे की भाग जो होती है, जहाँ पे छोटी आंत लगभग खत्म होने लगती है, उसको बोलते हैं इलियम। उसको क्या बोलते हैं? इलियम। ये छोटी आंत के सबसे नीचे वाला हिस्सा होता है। ये छोटी आंत के सबसे नीचे वाला हिस्सा होता है। ठीक है, जो कई घुमावदार नालियों के रूप में पाया जाता है। ये कई घुमावदार नलियों के रूप में पाया जाता है ना, ये बहुत ही घुमावदार नली होता है। ये लास्ट छोर जो है इसको बोलते हैं इलियम। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो आपकी जो छोटी आंत है, तो छोटी आंत से कौन कौन से एंजाइम्स निकलती हैं? कौन कौन सी एंजाइम्स निकलती है ना। तो सबसे पहले जब हमने पढ़ा था कि आपका जो स्टोमक है, स्टोमक बोले तो आमाशय, आमाशय में प्रोटीन को किसने बदल दिया था? पेप्टॉन्स में बदला था। अब आप छोटी आंत में जो पेप्टॉन्स है, छोटी आंत में जो पेप्टॉन्स है उसको एरेप्सिन एंजाइम, पेप्टॉन को कौन सा एंजाइम? तो एरेप्सिन एंजाइम एमिनो एसिड में बदल देता है। किस में बदल देता है? एमिनो एसिड में बदल देता है। ठीक है, यहाँ तक तो कोई समझने में दिक्कत नहीं है। आपका आमाशय में जो प्रोटीन पेप्टोन बना था वो पेप्टोन छोटी आंत में क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? पेप्टोन एमिनो एसिड में बदलता है। पेप्टोन किस में बदलता है? एमिनो एसिड में बदलता है। कौन बदलता है? तो इरिप्सिन एंजाइम बदलता है। कौन सा एंजाइम बदलता है? तो इरिप्सिन एंजाइम बदलता है। किसको? पेप्टोन को एमिनो एसिड पे। और मनुष्य के शरीर में लगभग 20 प्रकार का एमिनो एसिड पाया जाता है। मनुष्य के शरीर में कितने प्रकार का एमिनो एसिड पाया जाता है? तो 20 प्रकार का एमिनो एसिड पाया जाता है। मनुष्य के शरीर में 20 प्रकार का एमिनो एसिड पाया जाता है। ठीक है, अब आपका जो आप जो खाना खाते हैं तो सारा खाना क्या होता है? उसमें तो खाना सुक्रोज भी होता है। तो खाने में जो आपका सुक्रोज हो है, मीठा चीज जिसको सुक्रोज बोलते हैं, उसको सुक्रेज नामक एंजाइम, सुक्रोज को सुक्रेज नाम एंजाइम ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में तोड़ता है। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में तोड़ता है। ये कहाँ पे होती है ये काम? ये होती है आपकी छोटी आंत में। ठीक है, अगला है आप जो खाना खाते हो तो उसमें माल्टोज होता है ना, माल्टोज। मैंने क्या था? कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च या मंड को टाइलिन नामक एंजाइम किस में बदलता है? माल्टोज में बदलता है। और वो माल्टोज जब आपका छोटी आंत में आती है तो छोटी आंत में आने के बाद वो माल्टोज माल्टेज नामक एंजाइम के संपर्क में आने से क्या बनाती है? तो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज बनाती है। ठीक है, मतलब ये ग्लूकोज बनाती है। माल्टेज किस में टूटता है? ग्लूकोज में। कौन सी एंजाइम? तो माल्टेज एंजाइम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका जो लैक्टोज है, जो आपका लैक्टोज है ना, तो लैक्टोज लैक्टेज एंजाइम के संपर्क में आने से, लैक्टोज लैक्टेज एंजाइम के संपर्क में आने से ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में टूटता है। ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में टूटता है। ठीक है, इसके बाद आप जो वसा लेते हैं, तेल है ना, वसा, फैट, तो आपका जो फैट है, फैट किस में टूटता है? तो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में टूटता है। फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में
टूटता है। कौन सी एंजाइम इसको तोड़ता है? फैट को। तो फैट को तोड़ता है लाइपेज एंजाइम। फैट को कौन तोड़ता है? तो लाइपेज एंजाइम किस में तोड़ देता है? तो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ता है। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहने को तो छोटी आंत कहा जाता है, लेकिन सबसे लंबी कौन सी आंत होती है? तो आपकी छोटी आंत सबसे लंबी आंत होती है। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या? दिक्कत नहीं होना चाहिए। नाम का छोटी आंत है, ये नाम का छोटी आंत है, लेकिन ये सबसे लंबी है ना। 6 से 8 मीटर बोला था ना आपको, 6 से 8 मीटर लंबी होती है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे आपका छोटी आंत में खत्म होने के बाद ये बढ़ती है बड़ी आंत में। छोटी आंत खत्म होने के बाद ये बढ़ती है बड़ी आंत में, और जब बड़ी आंत में पहुंचती है तो बड़ी आंत को 3 भागों में बांटा जाता है। बड़ी आंत को कितने भागों में बांटा जाता है? तो 3 भागों में। कौन कौन सी? तो सीकम, कोलोन और रेक्टम में। सीकम, कोलोन और रेक्टम में। आपका जो सीकम होता है ना, सीकम में यहाँ एपेंटिस होती है। यहाँ पे क्या होती है? एपेंटिस होती है। क्या होती है? एपेंटिस। एपेंडिसाइटिस बोलते हैं ना, तो एपेंडिस कहाँ पे होती है? वो सीकम में होती है। ठीक है, वो उंगली के आकार की संरचना होती है। किसके आकार की संरचना होती है? उंगली के आकार की। आपका जितना भी पोषक तत्व है वो तो छोटी आंत उससे सोख लेती है, चूस लेती है उसी से, और बाकी जो आपका पानी होता है ना वो बड़ी आंत में सोख लेती है। शरीर में जो पानी है आपके भोजन में जो पानी का हिस्सा है उसको बड़ी आंत सोख लेती है। ठीक है, अगर हम अब बड़ी आंत के बाद हम आगे बढ़ेंगे तो इसमें से कुछ मेरे महत्वपूर्ण पाचन ग्रंथियाँ हैं। महत्वपूर्ण क्या है? पाचन ग्रंथियाँ, जिसमें से सबसे पहले मेरा नाम आता है यकृत का। यकृत शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा है? यकृत है। शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा है? तो यकृत है ना। लिवर शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। और दूसरी सबसे बड़ी अगर ग्रंथि पूछा जाए तो अग्नाशय। शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि लिवर यानी यकृत, शरीर का दूसरा सबसे बड़ा ग्रंथि तो अग्नाशय। ठीक है, और अगर पूछा जाए कि शरीर का सबसे बड़ा मिश्रित ग्रंथि तो अग्नाशय होगा। शरीर का सबसे बड़ा मिश्रित ग्रंथि, जब मिश्रित ग्रंथि की बात किया जाएगा तब अग्नाशय होगा इसका उत्तर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मनुष्य का जो लीवर होती है वो लगभग 1.5 kg का होता है, 1500 ग्राम का, 1.5 kg। ठीक है, और लीवर से क्या निकलते हैं? लीवर से आपका पित्त निकलते हैं। लीवर से क्या निकलती है? पित्त निकलती है। इस लीवर से ही आपका क्या निकलती है? पित्त निकलती है। और पित्त जमा कहाँ पे होता है? तो पित्ताशय में। ये नहीं कह दीजिएगा कभी कि पित्त पित्ताशय से निकलती है। पित्ताशय में पित्त जमा होती है। ठीक है ना, जिसको बाइल बोलते हैं, बाइल जूस बोलते हैं, है ना। ठीक है, और ये यहां से जो पित्त निकलती है इसमें एक पीले रंग का वर्णक होता है। इसमें किस रंग का एक वर्णक होती है? पीले रंग का वर्णक होता है। इस पीले रंग के वर्णक को क्या कहते हैं? तो ये इसको बिलीरुबिन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? बिलीरुबिन बोलते हैं। ठीक है, और ये बिलीरुबिन अगर आपके शरीर के रक्त में चला जाए तो क्या कहते हैं? इसको जॉन्डिस हो गया है। शरीर पीला पड़ जाता है ना, जॉन्डिस में पीला पड़ जाता है तो उसको बोलते हैं जॉन्डिस। क्या होता है? जब आपका पित्त कहाँ पे चला जाए? रक्त में चला जाए, है ना। इससे क्या त्वचा का रंग पीला होने लगता है, जिसको पीलिया या जॉन्डिस कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला आता है अग्नाशय। मैंने कहा था शरीर का दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि अग्नाशय है, और शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि अग्नाशय है। मिश्रित कहा जाए तो अग्नाशय सबसे बड़ा होगा, और शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि अगर कहा जाए तो वो हो जाएगा आपका अग्नाशय। अग्नाशय से अग्नाशयी रस निकलता है। अग्नाशय से क्या निकलती है? अग्नाशयी रस। और ये कहाँ पे खुलती है? अग्नाशयी रस कहाँ पे जाती है? तो ड्यूडेनम में जाती है। जहाँ यू शेप बताया था ना मैं आपको, यू शेप का आकार है, यहीं पे खुलती है अग्नाशय। यहाँ पे अग्नाशय होती है इसी जगह पे, और ये अग्नाशय इस जगह पे आके खुलती है। ठीक है, तो आपका जो अग्नाशय है ये अंतःस्रावी ग्रंथि भी है और ये बहिस्रावी ग्रंथि भी है। अग्नाशय क्या है आपका? अंतःस्रावी ग्रंथि भी है और बहिस्रावी ग्रंथि है, क्योंकि इससे एंजाइम भी निकलती है और इससे हार्मोन भी निकलती है। अगर रही बात कि आप जो खाना खाते हैं उसमें वो खाना किस में टूटता है? ग्लूकोज में। जब आपके रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है तो कहते हैं इसको ब्लड शुगर हो गया। तो ब्लड में शुगर की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? तो ब्लड में शुगर की मात्रा को इंसुलिन नियंत्रित करता है। ब्लड में शुगर की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है?
तो इंसुलिन करता है। इंसुलिन कहाँ से स्रावित होती है? तो इंसुलिन स्रावित होती है आपके अग्नाशय के लंगरहंस द्वीप के बीटा कोशिका से। कहाँ से होती है? लंगरहंस द्वीप के बीटा कोशिका से। अगर पूछा जाए कि अल्फा कोशिका से क्या होती है, तो आपके अग्नाशय के अल्फा कोशिका से ग्लाइकोजन का स्राव होती है। किसका स्राव होती है? ग्लाइकोजन का। अल्फा कोशिका से ग्लाइकोजन, बीटा कोशिका से इंसुलिन, और डेल्टा कोशिका से, अगर आपको पूछा जाए अग्नाशय के डेल्टा कोशिका से कौन सा किस चीज का स्राव होता है, तो आप कहेंगे सोमेटोट्रोपिन हार्मोन का। किसका? कौन सा हार्मोन का? सोमेटोट्रोपिन। मैंने गलत बोला, सोमेटोट्रोपिन है, सोमेटोस्टेन। ठीक है। तो अल्फा कोशिका से क्या होगा? तो अल्फा कोशिका से ग्लिसरॉल, बीटा कोशिका से इंसुलिन, डेल्टा कोशिका से सोमेटोस्टेन। ठीक है। सवाल आपसे इस तरह से पूछा जाता है कि आपके शरीर में इंसुलिन का स्राव कहाँ होता है, तो आपके शरीर में इंसुलिन का स्राव अग्नाशय के लंगरहंस द्वीप के बीटा कोशिका से होती है। ठीक है। अब आपके जो अग्नाशय है ना, यहां जो आपका ग्लूकोज पहुंचता है, तो ग्लूकोज को इंसुलिन किस में तोड़ता है? तो ग्लूकोज को इंसुलिन ग्लाइकोजन में तोड़ता है। ग्लूकोज को इंसुलिन किस में तोड़ता है? ग्लाइकोजन में तोड़ता है। और ग्लूकोज को इंसुलिन ग्लाइकोजन में, और ग्लाइकोजन को ग्लूकागॉन किस में तोड़ता है? तो ग्लूकोज में तोड़ता है। ग्लाइकोजन को ग्लूकागॉन किस में तोड़ देता है? तो ग्लूकोज में तोड़ता है। ठीक है। यहां तक तो समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपके शरीर में इंसुलिन का स्राव कम हो जाए, अग्नाशय से निकलती इंसुलिन, अगर आपके शरीर में इंसुलिन का स्राव कम हो जाए, तो कौन सा रोग हो सकता है? तो मधुमेह, जिसको डायबिटीज बोलते हैं, मधुमेह नामक रोग हो सकती है। 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। 14 नवंबर को क्या मनाया जाता है? विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। और राष्ट्रीय मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? तो 27 जून को। राष्ट्रीय मधुमेह दिवस 27 जून को मनाया जाता है। ठीक है। और जिनको मधुमेह हो जाता है वो शुगर फ्री टैबलेट लेते हैं, वो मीठा नहीं खाते हैं, है ना, वो मिट्टी के नीचे के कोई भी सामान नहीं खाते हैं, वो चीनी नहीं खाते हैं, वो आलू नहीं खाते हैं, वो चावल नहीं खाते हैं, है ना। अगर किसी को एक बार शुगर हो गया तो ज़िंदगी की सारी खुशियाँ गया, वो खाने का शौकीन रह जाएगा, खा नहीं सकता है ना। अब आपके जो पैनक्रियाज है, अग्नाशय है, उससे ट्रिप्सिन नामक एंजाइम निकलती है। कौन सी एंजाइम निकलती है? ट्रिप्सिन नामक एंजाइम निकलती है। प्रोटीन को किसमें बदलता है? पेप्टोन में तथा पॉलीपेप्टाइड में परिवर्तित कर देता है। ट्रिप्सिन नामक एंजाइम पेप्टोन को किसमें बदलता है? पेप्टॉन्स में, पेप्टॉन्स को पॉलीपेप्टाइड में, पेप्टॉन्स को किसमें बदल देगा? तो पॉलीपेप्टाइड में बदल देगा। कौन? तो ट्रिप्सिन एंजाइम। आपका अग्नाशय से ही एमाइलेज नामक एंजाइम निकलते। तो एमाइलेज क्या करता है? यह स्टार्च या मंड जो है को माल्टोज में परिवर्तित करता है। स्टार्च को या मंड को किस में परिवर्तित करता है? तो माल्टोज में परिवर्तित कर देता है। आपका अग्नाशय से और एक एंजाइम निकलती है, इसको बोलते हैं लाइपेज। क्या बोलते हैं? लाइपेज। तो लाइपेज जो फैट को फैटी एसिड में बदलता है। लाइपेज जो है फैट को किस में बदलता है? तो फैटी एसिड में बदल देता है। ठीक है। इस प्रकार सारे अवशोषण होने के पश्चात, सारे पोषक तत्व आपके शरीर में पहुंचने के पश्चात, जब आपके शरीर उसे शोषण कर लेती है पाचन के बाद, तो इसके बाद वो आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है गुदा के द्वारा आपके शरीर से वो बाहर अपशिष्ट पदार्थ निकल जाती है। ठीक है। हम लोग के शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भोजन जो हम लोग करते हैं उसमें क्या जरूरी है? तो हमें संतुलित आहार लेना जरूरी है। क्या लेना जरूरी है? संतुलित आहार लेना जरूरी होता है। तो अगर आप मानसिक कार्य करते हैं, मतलब आप दिमाग से रिलेटेड कार्य करते हैं, मानसिक कार्य करते हैं, तो आपको लगभग 2200 से 3300 कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अगर आप मानसिक कार्य करते हैं तो आपको कितनी कैलोरी की आवश्यकता होगी? 2200 से 3300 कैलोरी की आवश्यकता होगी। और अगर आप फिजिकल वर्क करते हैं, मतलब शारीरिक श्रम करते हैं, तो 3000 से 4000 कैलोरी। अगर आप शारीरिक श्रम करते हैं तो कितनी कैलोरी ऊर्जा चाहिए? तो 3000 से
4000 कैलोरी ऊर्जा चाहिए। आप खाने में जरूर रेशा जिसको बोलते हैं, है ना, रेशेदार भोजन को, रॉहेज को शामिल करें, फाइबर को शामिल करें, क्योंकि इसको शामिल करने से क्या होता है, आपका जो फूड पाइप है ना, आहार नाल की सफाई हो जाती है। आहार नाल की सफाई हो जाती है, आपकी जो पेट की समस्या है, पेट की समस्या नहीं होती है, ठीक है ना, रेशेदार भोजन को शामिल करने से जिसमें फाइबर है, ठीक है। तो यहाँ तक हमने आज आपके जो शरीर में जो भी ग्रंथियाँ होती है उसके बारे में पढ़ा। शुरू किया, एक बार हम थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो भोजन का पाचन शुरू कहाँ से होता है? तो भोजन का पाचन शुरू होता है आपका मुंह से। मुंह में, आपका मुंह में लार होती है, लार में टॉयलिन नामक एंजाइम होता है। टॉयलिन क्या करता है, आपके स्टार्च या मंड को ग्लूकोज में बदल देता है, माल्टोज में बदल देता है, और माल्टोज ग्लूकोज में बदलता है। माल्टोज किस में बदलता है? ग्लूकोज में बदलता है, ठीक है। आपको जो स्टार्च या मंड कार्बोहाइड्रेट लेते हैं उसका अंतिम उत्पाद क्या बनता है? वो ग्लूकोज बनता है, और ग्लूकोज आपका एनर्जी में बदलता है। और वही जब ग्लूकोज आपके कहाँ तक पहुँचते हैं? रक्त के द्वारा कहाँ पहुँचती है? कोशिकाओं में पहुँचती है। और कोशिकाओं में क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया होती है, और माइटोकॉन्ड्रिया उसको किस में बदल देती है? तो एनर्जी में बदल देती है, ठीक है। आप जो खाना खाते हैं वो क्या बनती है? शरीर में जाए ग्लूकोज बनती है, और वो ग्लूकोज ब्लड के द्वारा आपके कोशिका में पहुँचती है, और कोशिका में पहुँचने के पश्चात उसको क्या किस में बदल दिया जाता है? एनर्जी में, ताकत में, ऊर्जा में, शक्ति में बदल दिया जाता है। और बदलता कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया बदलता है। आपकी कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया होती है ना। माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहते हैं? शरीर का पावर हाउस बोलते हैं ना, बॉडी का पावर हाउस, सेल का पावर हाउस बोलते हैं उसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ एमसीक्यूज हमने रखी है, उस एमसीक्यूज को हम लोग कुछ डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। कि पाचन क्रिया किस अंग में होती है? तो आहार नाल में। पाचन क्रिया किस अंग में होती है? तो आहार नाल में होती है। भोजन का पाचन किस अंग में लगभग पूर्ण हो जाती है? तो हमने पहले ही आपको कहा कि भोजन का पाचन जो लगभग आपके क्षुद्रांत मतलब छोटी आंत में पूरी हो जाती है, ठीक है। मुंह से ग्रसनी के आरंभ तक का भाग क्या कहलाता है? मुंह से ग्रसनी तक के जो आरंभ का भाग है उसको मुख गुहा बोला जाता है, बकल कैविटी बोला जाता है। ग्रसनी से मुख के बीच का जो जगह है इसको बोलते हैं बकल कैविटी, है ना, मुख गुहा। मुख गुहा में आया हुआ खाद्य कृदंत चवर्णक दांतों के बीच किस स्थान पर एकत्रित होती है? तो दंतावकाश में। जब आप खाना चबाते हैं तो दांतों के बीच में जो गैप है वहां पे भोजन आपका जमा रहता है ना, और चबाते रहते हैं, है ना। चलिए, शरीर के किस अंग में भोजन अस्थायी रूप में जमा होती है? तो आमाशय में। भोजन अस्थायी रूप से भोजन कहाँ जमा होती है? आमाशय में। कितने घंटों की? तो 4 घंटे की उसके टाइम पीरियड होती है, लगभग 4 घंटे रहते हैं वहीं पे, ठीक है। आमाशय से भोजन का पाचन किस रस के द्वारा होता है? तो जठर रस, जिसको बोलते हैं डाइजेस्टिव जूस, ठीक है। कहता है क्षुद्रांत या छोटी आंत के लगभग 25 सेंटीमीटर लंबे अर्धचंद्राकार रूपी भाग को क्या कहते हैं? पक्वाशय, ग्रहणी, उसी को हम लोग इंग्लिश में अभी पढ़ रहे थे, जिसको कह रहे थे ड्यूडेनम कहते हैं, कह रहे थे ना ड्यूडेनम, तो उसी को हिंदी में पक्वाशय या फिर ग्रहणी कहते हैं, ठीक है। 25 सेंटीमीटर का जो यू आकार का भाग होता है आपका, ठीक है। कार्डियक, पंडिक, फ्लायरोरिक नामक किससे संबंधित? तो जठर ग्रंथियां हैं ये सब। कार्डियक, पंडिक, पाइलोरिक नामक जो संबंधित तथ्य है ये किससे संबंधित है? तो जठर ग्रंथियां हैं। कहता है छोटी आंत के सबसे ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है? छोटी आंत के सबसे ऊपरी भाग को जेजुनम या मध्यांतर कहा जाता है। ग्रहणी का कौन सा भाग दो मुख्य पाचक रस आकर मिलते हैं? ग्रहणी में कौन सा दो मुख्य, मतलब ड्यूडेनम में कौन दो मुख्य पाचक रस आके मिलते हैं? तो पित्त और अग्नाशयी रस आते हैं, पित्त और
अग्नाशयी रस कहाँ पे आके मिलते हैं? तो ड्यूडेनम में आके मिलते हैं। ठीक है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत, जिगर या लीवर जिसको कहते हैं सबसे बड़ी, और दूसरी सबसे बड़ी अग्नाशय। और सर पूछा जाए शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि, तो आपका हो जाएगा अग्नाशय। ठीक है, यकृत को दो खंड में बांटा जाता है। यकृत को कितने खंडों में बांटा जाता है? 2 खंडों में बांटा जाता है। इसको क्या कहते हैं? एक को आता है क्वाडेर और दूसरा को आता है क्वाड्रेट। क्वाडेर और क्वाड्रेट कहा जाता है। ठीक है, शरीर की सबसे बड़ी रसायन फैक्ट्री कौन सी है? शरीर की सबसे बड़ी रसायन फैक्ट्री कौन सी है? तो यकृत। शरीर की सबसे बड़ी रसायन फैक्ट्री कौन सी है? तो हो जाएगा आपका आंसर यकृत। ठीक है, खाद्य पदार्थ को विस्तृत होकर रुधिर में पहुंचाने की क्रिया कहलाती है। खाद्य पदार्थ विस्तृत, जो आपके छोटी आंत उसको विस्तृत कर लेती है, खींच लेती है ना, जितना भी पोषक तत्व है ग्लूकोज बनता है इसको खींच लेती है। तो खींचने की जो प्रक्रिया उसको क्या कहा जाता है? तो खाद्य पदार्थों के विस्तृत होकर रुधिर में पहुंचने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो उसको कहते हैं अवशोषण। जो भी खाए उसका अवशोषण होना भी तो जरूरी है। पोषक तत्वों का अवशोषण होता है छोटी आंत में, और वो सीधे आपके रक्त के साथ मिल जाता है, और वो रक्त के साथ पूरे शरीर में आपका पहुंचता है। ठीक है, तो आपका जो पाचन क्रिया में स्टार्च का अंतिम उत्पाद क्या बन जाता है? तो आपका जो पाचन क्रिया में स्टार्च का अंतिम उत्पाद है तो माल्टोज एवं डेक्स्ट्रिन, माल्टोज एवं डेक्स्ट्रिन बनता है। और वो माल्टोज आगे जाके किस में टूटता है? तो माल्टोज आगे जाके ग्लूकोज में टूटता है। माल्टोज आगे जाके किस में टूटता है? तो ग्लूकोज में टूटता है। ठीक है, आज हम लोगों ने मनुष्य के पाचन तंत्र के बारे में पढ़ा। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें, ताकि आपका एक लाइक, आपका एक शेयर, आपका एक सब्सक्राइब हमें इंस्पिरेशन देती है वीडियो बनाने के लिए। साथ ही अगर आप सब्सक्राइब करते हैं और बेल आइकन को प्रेस करते हैं तो जब भी हम नई वीडियो डालते हैं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाती है। हमारी ये लगातार साइंस की क्लासेस है, ये लगातार अभी चलती रहेंगी। ये आपके रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, सीटेट, जेटेट सभी एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण है। चाहे आप एसएससी का भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, एसएससी एमटीएस हो, जीडी हो, इनमें भी ये सारे सवाल पूछे जाते हैं। तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक मज़ेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।